दोस्तों 1945 में टोक्यो के एक वॉर डैमेज बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे एक छोटे से कमरे में एक कंपनी खुली थी। इस छोटे से कमरे का ना कोई दरवाज़ा था, ना कोई खिड़की थी, पर इसमें सिर्फ 9 लोग थे जो कि टोक्यो की टेलीकम्युनिकेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर रहे थे। सोचिए, ऐसी दुकान से शुरू हुई ये कंपनी आज 14.28 ट्रिलियन जापानीज येन का मार्केट होल्ड करती है। ये कहानी है जापानीज कंग्लोमरेट सोनी कॉर्पोरेशन की। दोस्तों, इस टेलीकम्युनिकेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम था टोक्यो सूशिन कोग्यो कंपनी लिमिटेड। और 1945 में जब ये सभी लोग साथ में मिलकर आए तो उनको यही नहीं पता था कि ये बिजनेस रन कैसे करना है, बस साथ आ गए। उनकी सैलरी उनके फाउंडर मसारू इबुका की सेविंग से आई। वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हुआ था और वॉर के दौरान जापानीज पुलिस ने लोगों के होम रेडियोस को मॉडिफाई कर दिया था ताकि उन तक सिर्फ जापानीज मिलिट्री और जापान की न्यूज़ आए और ना कि अपोजिंग कंट्रीज यानी यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन के मीडिया के थ्रू। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पर वॉर के बाद जापान के लोगों में ग्लोबल न्यूज़ के लिए एक इंटरेस्ट जागा और इससे इबुका और उनकी टीम को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उन्होंने छोटे मॉड सेटअप किए जो हर तरह की रेडियो वेव्स पकड़े, जिससे वो कोई भी फ्रीक्वेंसी की ग्लोबल न्यूज़ सुन सकते थे। ये लोग रेडियो मॉडिफिकेशंस और रेडियो रिपेयरिंग के लिए इतने पॉपुलर हुए कि इबुका की इस छोटी सी वर्कशॉप ने एक मैगजीन में भी फीचर किया। और ये आर्टिकल पढ़ा एक शख्स ने जिनका नाम था अकियो मोरिटा। दरअसल अकियो मोरिटा इबुका से 2 साल पहले ही मिल चुके थे जब इबुका की पोस्टिंग जापानीज नेवी में एज अ सब लेफ्टिनेंट हुई थी। पर इबुका का हमेशा से बिजनेस करने का मन था। फिर मोरिटा ने इबुका को कांटेक्ट किया और बने इस कंपनी के को फाउंडर। इसका नाम तब रखा गया TTK, ऑल्सो नोन एज तोत्सुको। जब भी उनकी टीम किसी भी घर में रेडियो रिपेयर करने के लिए जाती थी तब उनको जापानीज ट्रेडिशन में फीस के अलावा थोड़ा सा राइस भी दिया जाता था। फिर उन्होंने सोचा क्योंकि हर जापानीज घर में राइस एक स्टेपल डाइट है तो मास को हिट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन से बिल्कुल हटकर उन्होंने डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया और मैन्युफैक्चर किया इलेक्ट्रॉनिक राइस कुकर। और टेक्निकली देखा जाए तो ये उनका पहला प्रोडक्ट था जिसमें एक वुडन टब के नीचे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड्स को फिट किया गया था। पर यह प्रोडक्ट पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि राइस कभी ओवरकुक हो जाता था तो कभी अंडरकुक रह जाता था। और फिर उन्होंने 1946 में लॉन्च किया एक इलेक्ट्रिक कुशन जो कि मैट्रेस, ब्लैंकेट्स या बेडशीट्स को गर्म रखता था। पर उसको गर्म करने की जगह ये कुशन उसको पूरी तरह जला देती थी। इस वजह से उन्हें हजारों कंप्लेंट्स आने लगे तो अब ये प्रोडक्ट भी बंद करना पड़ा, यानी 2 प्रोडक्ट्स फेल हो गए। अब उन पे प्रेशर था कि अपना अगला प्रोडक्ट उन्हें किसी भी तरह हिट करना ही पड़ेगा बॉस, नहीं तो कंपनी पूरी तरह बंद हो जाएगी। और फिर आया एक मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर उन दिनों ग्लोबली एक बहुत ही रेयर प्रोडक्ट था, पर उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि अगर उनको कुछ बड़ा करना है तो कुछ अलग और कुछ हटके करना पड़ेगा जो अभी तक ना किया गया हो। उन्होंने अपने इंजीनियर्स के भरोसे इसे खुद डेवलप करने का फैसला किया, पर अनफॉर्चुनेटली उनको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और फिर उन्होंने एक फ्राइंग पैन में कुछ पाउडर्ड केमिकल्स को बर्न किया और क्रिएटिविटी से फेरिक ऑक्साइड पाउडर क्रिएट किया जिस पे एक मैग्नेटिक टेप यूज करके ऑडियो सुनी जा सकती थी। और 1950 में एक G टाइप और एक A टाइप प्रोटोटाइप रिलीज किया गया जहां G टाइप इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाया गया था जिसमें आप 1 घंटे तक की रिकॉर्डिंग कर सकते थे, और A टाइप घरों के इस्तेमाल के लिए जिसमें 30 मिनट्स तक की रिकॉर्डिंग हो सकती थी। और ये एक बहुत बड़ा हिट हुआ। ये प्रोडक्ट अब स्कूल्स और कॉलेजेस में एज टीचिंग एड्स, म्यूजिक कंपनीज और घरों में भी यूज़ किया जा रहा था। इबुका ने देखा कि यूएस में मैन्युफैक्चर हुए टेप रिकॉर्डर्स सिर्फ न्यूज़ रूम्स वाले यूज़ कर रहे थे और घरों में या म्यूजिक कंपनीज में नहीं। और तब इबुका ने यूएस मार्केट एक्सप्लोर करने का फैसला किया क्योंकि यूएस में उस टाइम इकोनॉमी अच्छी होने की वजह से स्पेंडिंग कैपेसिटी भी काफ़ी हाई थी और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी काफ़ी अच्छी थी जहां बाहर के प्लेयर्स को भी मौका दिया जाता था। यूएस में कार्स, हाउस अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ऑलमोस्ट सब कुछ ही मैन्युफैक्चर हो रहा था। तब इबुका को लगा कि मार्केट में एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट उतारना पड़ेगा और आया ऐसा ही एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, द ट्रांजिस्टर। आप सोच रहे होंगे कि ट्रांजिस्टर तो 1948 में ही क्रिएट हो गया था। जी हाँ, इसको क्रिएट करने वाले थे यूएस की न्यू जर्सी में बेल लेबोरेटरीज और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, जो इनकी पेरेंट कंपनी थी और उनके पास इनका पेटेंट राइट था। और जो भी इनको रॉयल्टी देने को तैयार थे उनके साथ वो कोलैबोरेशन करने को भी तैयार थे।
पर ट्रांजिस्टर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कैसे है? इन ट्रांजिस्टर्स ने टीवी और रेडियो में फिट होने वाली बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया, जिसकी वजह से टीवी 1950s में और भी रेवोल्यूशनाइज हो गया। दूसरी चीज़ ये थी कि ये ट्यूब्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम कंज्यूम करती थी। वो कल की और आज की दुनिया के बीच का एक बहुत बड़ा ब्रिज था जहाँ सिलिकॉन चिप्स यूज होते थे। और फिर इबुका के यूएस के दोस्त ने उनको बेल लेबोरेटरीज और उसके पेटेंट के बारे में बताया। रिसर्च करने पर यह मालूम चला कि बेल के ट्रांजिस्टर को थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ हियरिंग एड्स तक की पावर को सपोर्ट कर पा रहे थे। पर इस पेटेंट राइट्स के लिए $25,000 की ज़रूरत थी, जो तोत्सुको के पास नहीं थे और उनको पैसे बोरो करने पड़े। ये इबुका का एक बहुत बड़ा गैम्बल था, और क्योंकि तोत्सुको के वर्कशॉप में ऑलरेडी टेप रिकॉर्डर्स बन चुके थे और वो भी किसी और बड़ी कंपनी के हेल्प के बिना, बेल लेबोरेटरीज इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट करने का डिसीजन लिया। तब इबुका ने सोचा कि इसको एक पर्सनल और पोर्टेबल रेडियो बनाया जाए जो कि लोग ट्रैवल करते हुए साथ ले जा सकें। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। सबने तब यही सोचा कि एक छोटी सी कंपनी अमेरिकन जायंट से किस तरह कम्पीट कर पाएगी। जो चीज़ एक अमेरिकन जायंट नहीं कर पा रही थी, वो एक छोटी सी कंपनी कैसे करेगी। और फिर इन्होंने इसके लिए एक टास्क फोर्स डेवलप किया जिसमें फिजिसिस्ट, केमिकल और मैकेनिकल एक्सपर्ट्स थे। पूरे 1 साल बाद इस टीम ने डिस्कवर किया कि ट्रांजिस्टर का लो पावर आउटपुट बूस्ट हो सकता था। इसके लिए उसमें फॉस्फोरस के माइक्रोस्कोपिक अमाउंट को इंजेक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली फ्लो होने देना पड़ेगा, और उसके बाद बिना ज़्यादा टाइम लगाए बना पहला ट्रांजिस्टर रेडियो जिसको नाम दिया गया TR-55। और उसके ठीक बाद अमेरिकन्स ने उनके कंपटीशन में निकाला रीजेंसी TR-1 जो कि 1954 में रिलीज़ हुआ, और वो दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल रेडियो था। पर इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि अमेरिका पुरानी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से इसमें वॉल्यूम बहुत ही कम थी। और तब 1955 में इबुका यूएस गए अपना रेडियो ट्रांजिस्टर दिखाने। लोगों ने इसकी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, पर वो आसानी से इसके कंपनी के नाम को बुला नहीं पा रहे थे। नाम लो तो ससरी जीप टेढ़ी हो जाए। तोत्सुको। इसलिए उन्होंने इस कंपनी का नाम चेंज करके सोनी में बदल दिया। पर इसका नाम सोनी क्यों रखा गया? दोनों फाउंडर्स इसके लिए एक लैटिन नाम चाहते थे, तो ये वर्ड सोनस से लिया गया था जिसका मतलब होता है साउंड, और दूसरा शब्द था सनी जो अमेरिका में एक जवान लड़के को बुलाते थे। और फिर 1957 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया TR-63। ये दुनिया का स्मॉलेस्ट रेडियो था। उनका विजन था एक ऐसा रेडियो बनाना जो पॉकेट में ईजिली फिट हो पाए, पर ये एक एवरेज साइज पॉकेट में फिट नहीं हो पा रहा था। तो सोनी ने एक जुगाड़ किया, अपने सेल्स टीम को बड़े पॉकेट्स वाले शर्ट पहन के सेल्स पिच करने को कहा, और सेल्स रैपिडली ग्रो हुआ। अमेरिकन्स को TR-63 बहुत पसंद आया। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस रेडियो की वजह से ही रॉक एंड रोल म्यूजिक का जन्म हुआ, क्योंकि इसमें बच्चे इंडिपेंडेंटली अपना म्यूजिक सुन सकते थे। सोनी की वजह से एक नई टेक्नोलॉजी कंज्यूमर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ, और रेडियो सेल्स के बाद 1960 तक कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई। तब उन्होंने यूएस में सोनी कॉरपोरेशन अमेरिका एस्टैब्लिश की, और इसी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्होंने सबसे पहला ट्रांजिस्टर टेलीविज़न भी बनाया जो कि रेडियो की तरह छोटा और पोर्टेबल था। और 1968 में सोनी ने लॉन्च किया ट्रिनिटन कलर टीवी। ये टीवी इतना अच्छा था कि आने वाले 30 साल तक सोनी की ग्रोथ को इसी प्रोडक्ट ने सपोर्ट किया। जापानीज प्रोडक्ट्स उस टाइम तक क्वालिटी और प्राइस में बहुत चीप माने जाते थे, पर इस टीवी ने मार्केट की परसेप्शन को बदल के रख दिया। सोनी ने इसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज सोनी के कई सारे डिविजन्स हैं, जिसमें से गेम एंड नेटवर्क्स यानी प्ले स्टेशन के डिवीजन से उन्हें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शेयर आता है, और वो हर साल 22 मिलियन से भी ज़्यादा प्ले स्टेशन बेचते हैं। उनकी बाकी मेजर डिविजन्स हैं होम एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी करें तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।